आज मैं एक बार फिर से इकोनॉमिक प्रैक्टिस सेट 4 लेकर हाजिर हूँ। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 1 2 3 भी बनाया है, जो आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे भी वीडियो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मिलते रहें। तो आइए हमारा सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, तटस्थता वक्र इंगित करता है वस्तुओं के बीच चुनाव का अभाव, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, वस्तुएं स्वीकारने में रुचि का अभाव, एक संयोग के मुकाबले दूसरे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वस्तुओं के बीच चुनाव का अभाव। क्योंकि तटस्थता वक्र उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को दिखाता है जिनके प्रति उपभोक्ता तटस्थ या उदासीन होता है। हमारा दूसरा प्रश्न है, उद्घाटित अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक हैं मार्शल, किन्स, एलन या सैमुअल्सन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उद्घाटित अधिमान सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं सैमुअल्सन हैं। उपभोक्ता अपने वास्तविक व्यवहार के माध्यम से यह व्यक्त कर देता है कि वह अधिकतम संतुष्टि की स्थिति में वस्तुओं के विभिन्न संयोगों में से किसे क्रय करेगा। यह जो सैमुअल्सन है, इन्होंने अपने सिद्धांत के माध्यम से हमें बताया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कीमत उपभोग वक्र की ढाल सदैव ऋणात्मक होती है, सदैव धनात्मक होती है, शून्य होती है, वस्तुओं की प्रकृति के संदर्भ में अतिरिक्त सूचना के अभाव में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि कीमत उपभोग वक्र की ढाल वस्तुओं की प्रकृति के संदर्भ में अतिरिक्त सूचना के अभाव में कुछ नहीं कहा जा सकता, कि वो धनात्मक है, सदैव धनात्मक होगी, सदैव ऋणात्मक होगी या शून्य। नेक्स्ट है, निम्न कोटि की वस्तु की आय उपभोग वक्र की ढाल हमेशा दाएं ओर ऊपर उठी हुई होती है, पीछे की तरफ मुड़ती है, बाईं ओर नीचे गिरती हुई होती है या क्षैतिज होती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पीछे की तरफ मुड़ती है। आय उपभोग वक्र उपभोक्ता की मौद्रिक आय में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप किसी वस्तु के उपभोग पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, जब औसत उपयोगिता घट जाएगी तो सीमांत उपयोगिता औसत उपयोगिता के बराबर होगी, औसत उपयोगिता से अधिक होगी, औसत उपयोगिता से कम होगी, दोनों में से कोई संबंध नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, औसत उपयोगिता से कम होगी। जब औसत उपयोगिता घट जाएगी तो सीमांत उपयोगिता औसत उपयोगिता से कम होगी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, सामान्य पदार्थ एवं श्रेष्ठ पदार्थ के लिए आय प्रभाव सदैव शून्य होता है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है या यह सभी असत्य है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, धनात्मक होता है सामान्य पदार्थ एवं श्रेष्ठ पदार्थ के लिए, क्योंकि यदि कोई उपभोक्ता आय के बढ़ने पर किसी वस्तु की अधिक मात्रा क्रय करता है तो वह वस्तु उपभोक्ता की दृष्टि से सामान्य वस्तु कही जाएगी, और सामान्य वस्तु के संदर्भ में आय प्रभाव क्या होता है, धनात्मक होता है। हमारा प्रश्न नंबर 7 है, उपभोक्ता साम्य की स्थिति में तब होता है जब AU शून्य हो, MU शून्य हो, MU और TU बराबर हो, AU और MU बराबर हो, TU और MU बराबर हो। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, MU शून्य हो तो उपभोक्ता साम्य की स्थिति में होता है। एक उपभोक्ता वस्तु की अधिकाधिक इकाइयों का उपभोग करता है तो उस वस्तु के लिए उसकी आवश्यकता की तीव्रता क्या होती जाती है, घटती जाती है, और अंत में एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाती है जिस पर उपभोक्ता उस वस्तु की कोई भी इकाई स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है। यहाँ पर वह पूर्ण संतुष्टि की स्थिति में पहुंच जाता है और उस वस्तु से प्राप्त सीमांत तुष्टि गुण क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, और कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। उपभोक्ता इसी स्थिति में साम्य की स्थिति में पहुंच जाता है। हमारा अगला प्रश्न है,
आप बाजार में वस्तु की कीमत उसकी उपयोगिता के बराबर देते हैं, उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर देते हैं। विक्रेता जो भाव बताता है वह देते हैं, आप स्वयं जो देना चाहते हैं वह देते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर देते हैं। कोई भी उपभोक्ता जब कोई वस्तु क्रय करता है तो वह न केवल मुद्रा के प्रति इकाई से प्राप्त उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता को ध्यान में रखता है, बल्कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को भी ध्यान में रखता है। हमारा प्रश्न नंबर 9 है, एक उपभोक्ता के रूप में आप ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं खरीदेंगे, उत्पादन लागतें कम करेंगे, अधिक से अधिक वस्तुएं बनाएंगे, उपयोगिता को अधिकतम करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। एक उपभोक्ता के रूप में जो आप होते हैं वो क्या करेंगे, उपयोगिता को अधिकतम करेंगे। हमारा प्रश्न नंबर 10 है, गिफिन वस्तुओं के संबंध में कीमत उपभोग वक्र एक्स अक्ष के समांतर होगा, वाई अक्ष के समांतर होगा, दोनों अक्ष के मध्य 45 डिग्री का कोण बनाएगा, किसी एक अक्ष की ओर झुक जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा, किसी एक अक्ष की ओर झुक जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल नियम किस काल में लागू होता है, बाजार काल में, अल्पकाल में, दीर्घकाल में या सुदीर्घ काल में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा, अल्पकाल में पैमाने का ह्रासमान नियम प्रतिफल नियम लागू होता है। प्रश्न नंबर हमारा अगला है, लेन देन आधारक को तालिका से निकाला जाता है, किस तालिका से निकाला जाता है, यूरल समीकरण तालिका, अदा प्रदा तालिका, रैखिक समीकरण तालिका या परियोजना समीकरण तालिका। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अदा प्रदा तालिका के माध्यम से लेन देन आधारक निकाला जाता है। प्रश्न नंबर 13 है, यदि सभी साधन परिवर्तनशील हैं तो उत्पादन फलन होगा दीर्घकालीन, अल्पकालीन, स्थायी या अस्थायी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यदि सभी साधन परिवर्तनशील हैं तो उत्पादन फलन जो होता है वह दीर्घकालीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विक्रय लागतों की धारणा का विकास किसने किया था, एल्फ्रेड मार्शल ने, एडवर्ड चैम्बरलिन ने, जे.एम. किन्स ने या जॉन रॉबिन्सन ने। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एडवर्ड चैम्बरलिन ने विक्रय लागतों की धारणा का विकास किया था। एकाधिरात्मक तथा अल्पाधिकार बाजार व्यवस्थाओं में विक्रय लागतों की अहम भूमिका होती है। चैम्बरलिन के अनुसार विक्रय लागतें वे लागतें होती हैं जो मांग वक्र की स्थिति या आकार को बदलने के लिए उठाई जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, दुर्लभता एक दशा है जो विद्यमान होती है, वस्तुओं की मांग स्थिर रहती है, उत्पादन के लिए अधिक मांग होती है, एक उत्पादन के संपूर्ण मांग को पूरा करने हेतु संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं, सभी उपयुक्त। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो दुर्लभता होती है, दुर्लभता से आशय है कि जो विद्यमान होती है जब एक उत्पाद की संपूर्ण मांग को पूरा करने हेतु संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है। दुर्लभता का कारण संसाधनों का सीमित होना है। यही अर्थशास्त्र का एक केंद्रीय विषय भी रहा है कि सीमित संसाधनों की सहायता से कैसे अधिकतम उपयोगिता प्राप्त की जाए। तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।